हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू दिस चैनल इंग्लिश एट योर फिंगर टिप्स। स्टूडेंट्स, आज हम मॉडल ऑक्सिलरीज की सीरीज़ का पार्ट 5, इससे पहले मॉडल ऑक्सिलरीज के पार्ट 4 आप देख चुके हैं। आज हम इसका पार्ट 5 एक्सप्लेन करेंगे। मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में जैसे हम स्टार्टिंग से आपको बता रहे हैं स्टूडेंट्स, आज फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। मॉडल ऑक्सिलरीज वे वर्ब होती हैं जो मेन वर्ब के साथ यूज होकर के वर्ब के मोड को प्रकट करती हैं, यानी वर्ब की क्रियाविधि या वर्ब के ढंग को प्रकट करती हैं। जो सिंपल ऑक्सिलरीज होती हैं वो मोड को प्रकट नहीं करती, लेकिन जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती है वो वर्ब के मोड को प्रकट करती है। अब मॉडल जो वर्ड बना है, मॉडल वर्ड मोड से ही बना है। मोड का मतलब क्रियाविधि, यानी वे वर्ब जो क्रिया के साथ यूज होकर के उसकी क्रियाविधि को प्रकट करती है, मोड को प्रकट करती है, उनको मॉडल कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज इसके पार्ट 5 में मस्ट और ought to का यूज देखेंगे। यूज ऑफ मस्ट एंड ought to। स्टूडेंट्स, मस्ट और ought to दोनों का मीनिंग सेम होता है, क्योंकि मैंने बताया कि ये मोड को एक्सप्रेस करते हैं। तो मस्ट का मोड अलग होता है, ought to का मोड अलग होता है, जबकि दोनों का मीनिंग सेम होता है। और इससे पहले हमने शुड पढ़ाया था पार्ट 3 में शायद। तो पार्ट 3 में हमने शुड पढ़ाया था। शुड का अर्थ भी चाहिए होता है, उसका मोड अलग होता है। मस्ट का अर्थ भी चाहिए होता है, उसका मोड अलग होता है। ought to का अर्थ भी चाहिए होता है, उसका मोड अलग होता है। तो शुड हम पहले देख चुके। आज हम मस्ट और ought to को देखते हैं कि मस्ट और ought to दोनों का इनका अलग अलग मोड क्या है, और दोनों का अर्थ तो चूँकि सेम है, डिफरेंसेस क्या हैं, कहाँ हमें मस्ट का यूज करना चाहिए और कहाँ हमें ought to का यूज करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, मस्ट का अर्थ क्या होता है? चाहिए होता है। और मस्ट का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी किया जाता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में भी किया जाता है और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी किया जाता है। और मस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और ऑलमोस्ट सभी मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। कुछ मॉडल ऐसी होती है जो पास्ट को एक्सप्रेस करती हैं, और उस कंडीशन में उनके साथ मॉडल प्लस हैव, तब वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेती है। तो थर्ड फॉर्म केवल तब लेगी जब मॉडल के साथ हैव लगा होगा, या पैसिव वॉइस में मॉडल के साथ बी लगा होता है, तब वो अपने साथ थर्ड फॉर्म लेती है। और सिंपली जो होती है वो सभी मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अब मॉडल के रूप में कोई सी भी वर्ब, कोई सी भी मॉडल हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लेगी सामान्य परिस्थितियों में, ये ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। और कोई भी मॉडल किसी भी वर्ब के साथ यूज की जा सकती है, या मस्ट के साथ भी कोई भी वर्ब यूज की सकती है, यानी प्रत्येक वर्ब मोड को अपने मस्ट को अपने साथ एक्सेप्ट कर लेती है। तो स्टूडेंट्स, यदि हम अफर्मेटिव में देखें तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस मस्ट, नेगेटिव है तो नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट और फुल स्टॉप। ये असर्टिव सेंटेंस है। यदि वो वाई टाइप क्वेश्चन हुआ तब क्या हो जाएगा? इंटेरोगेटिव वर्ड, फिर मस्ट, फिर सब्जेक्ट। यदि नेगेटिव भी है तो नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट और बाद में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। अब देखिए, जैसे इस तरह का है, यहाँ हम कह सकते हैं ही मस्ट गो टू डॉक्टर। अब यहाँ हम कहें वाई मस्ट ही नॉट गो टू डॉक्टर। और यदि हम यहाँ कहें जो टैग टाइप क्वेश्चन हो सकता है, तो उसमें स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा? मस्ट प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट, बाद में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। क्या हो जाएगा? मस्ट ही नॉट गो टू डॉक्टर। अब देखिए क्या, ही मस्ट गो टू डॉक्टर, उसे डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। दूसरा, वाई मस्ट ही नॉट गो टू डॉक्टर, उसे डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाना चाहिए। और तीसरा, मस्ट ही नॉट गो टू डॉक्टर, क्या उसे डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। तो तीनों सेंटेंस में मस्ट का यूज हुआ है। ये आपकी असर्टिव की फॉर्मेशन है कि सब्जेक्ट मस्ट, नेगेटिव है तो नोट और अफर्मेटिव है तो नोट की आवश्यकता नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट, फुल स्टॉप। ये इंटेरोगेटिव वाई टाइप क्वेश्चन
जिसमें इंटरोगेटिव वर्ड का यूज हुआ होता है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव वर्ड आ जाएगा, फिर मस्ट, फिर सब्जेक्ट, यदि नेगेटिव है तो नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट, बाद में मार्क ऑफ इंटरोगेशन, व्हाई मस्ट ही नॉट गो टू डॉक्टर। और यदि वो टैग टाइप क्वेश्चन है तो स्टार्टिंग में आ जाएगा मस्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, यदि नेगेटिव है नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट रिमेनिंग पार्ट और बाद में मार्क ऑफ इंटरोगेशन। एग्जाम्पल हो गया मस्ट ही नॉट गो टू डॉक्टर। तो ये तो हुई स्टूडेंट्स मस्ट की फॉर्मेशन, कि किस तरह से मस्ट वाले सेंटेंस की फॉर्मेशन होगी, किस तरह से उसको बनाया जाएगा। अब हम देखते हैं कि मस्ट का प्रयोग हम किन मोड्स में करते हैं, क्या सिचुएशंस होती हैं, क्या कंडीशंस होती हैं जहां हमें मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, चाहिए होता है मस्ट का अर्थ, और मस्ट की एक विशेषता जो होती है वो ये होती है कि मस्ट के अंदर आवश्यकता का भाव होता है। शुड के अंदर आवश्यकता का भाव नहीं होता, मस्ट के अंदर आवश्यकता का भाव होता है। इसलिए फर्स्ट जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो हम इसका कहाँ यूज़ करते हैं, हम इसका यूज़ करते हैं नेसेसिटी, मीन्स आवश्यकता। यानी जहाँ किसी कार्य को करने की अधिक आवश्यकता होती है वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करते हैं। देखे जैसे शी मस्ट गो टू डॉक्टर। अब यहाँ स्टूडेंट्स ये भी देखेंगे, उसे डॉक्टर के पास अवश्य जाना चाहिए। अब मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि जहाँ नेसेसिटी का भाव होता है, जहाँ आवश्यकता का भाव होता है, वहाँ हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। यहाँ सेंटेंस में अवश्य या ज़रूर दिया है, चाहिए तो दिया ही है, तो चाहिए के लिए तो हम शुड भी लगा सकते हैं। लेकिन यदि सेंटेंस में अवश्य या ज़रूर का भाव दिया गया है तो ऐसी सिचुएशन में हम शुड का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि शुड के अंदर उतनी तीव्रता नहीं होती। शुड का प्रयोग हम ऐसे ही साधारण रूप से यदि चाहिए दिया है तो हम कर सकते हैं। जैसे हम जो प्रीवियस वीडियो में जब हम शुड का प्रयोग देख रहे थे तो उस टाइम हमने एक एग्जांपल दिया था कि वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि हमें सुबह को जल्दी उठना चाहिए। अब देखिए, उठना चाहिए सुबह को जल्दी, लेकिन यदि यही सेंटेंस ये होता है कि हमें सुबह को अवश्य ही या ज़रूर जल्दी उठना चाहिए, तो अब ज़रूरत आ गई, नेसेसिटी आ गई, तो मस्ट का यूज़ करेंगे। और हमने साधारण बात कह दी कि आपको सुबह को जल्दी उठना चाहिए, अब हमारी मर्जी उठे या ना उठे, चूँकि आवश्यकता तो है नहीं, ज़रूरत तो है नहीं। लेकिन जब हमने सेंटेंस में अवश्य या ज़रूर कह दिया तो अवश्य या ज़रूर कहते ही वहाँ नेसेसिटी का भाव हो जाता है, आवश्यकता का भाव हो जाता है। उस कंडीशन में हम शुड का प्रयोग नहीं कर सकते, हम मस्ट का प्रयोग करते हैं, चूँकि मस्ट के अंदर अधिक तीव्रता होती है, शुड के अंदर उतनी तीव्रता नहीं होती है। तो जहाँ अवश्य या ज़रूर सेंटेंस में दिया गया होगा वहाँ निश्चित रूप से हम किसका यूज़ करते हैं, मस्ट का। आप देखें जैसे ये ही मस्ट वर्क हार्ड फॉर एग्ज़ाम। अब देखिए, ही मस्ट वर्क हार्ड फॉर एग्ज़ाम, उसे एग्ज़ाम के लिए अवश्य ही मेहनत करनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है, यहाँ आवश्यकता है। आवश्यकता किसकी है, वर्क हार्ड करने की। अब देखिए, दो स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट्स ने अच्छे प्रिपरेशन की है, उसकी इतनी आवश्यकता नहीं है, उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ही शुड वर्क हार्ड फॉर एग्ज़ाम, और वैसे भी वो प्रिपेयर कर चुका। लेकिन दूसरा स्टूडेंट्स है जो वीक है, जो दूसरा स्टूडेंट वीक है और उसकी उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, तो उसको अधिक आवश्यकता है, तो उसको यदि हम कहेंगे कि उसे एग्ज़ाम के लिए अवश्य ही कठिन परिश्रम करना चाहिए, तो अब आवश्यकता का भाव इसमें आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में फिर हम शुड का यूज़ नहीं कर सकते। यदि साधारण रूप से हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं, सजेशन कर रहे हैं, तो एडवाइस और सजेशन करने के लिए हम किसका यूज़ कर देते हैं, शुड का यूज़ कर देते हैं। लेकिन जब आवश्यकता का भाव होता है, नेसेसिटी होती है जब सेंटेंस में, तब हम शुड का यूज़ नहीं करते, बल्कि किसका यूज़ करते हैं, मस्ट का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये ध्यान रखेंगे, फर्स्ट नेसेसिटी का भाव जहाँ भी होगा वहाँ हम मस्ट का यूज़ करेंगे, चूँकि शुड के अंदर वो तीव्रता नहीं होती जो तीव्रता मस्ट के अंदर होती है। दूसरा पार्ट स्टूडेंट्स, इसका जो दूसरा यूज है, दूसरा मोड जो हम कहेंगे वो कहेंगे निष्कर्ष या धारणा।
या हम कह सकते हैं कंक्लूजन कहना, या अनुमान लगा देना कह दें, अनुमान भी हम कह सकते हैं। यानी जब हम अनुमान लगाते हैं, जब हम कोई धारणा बनाते हैं, जब हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो तब हम क्या करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। तो मस्ट के द्वारा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, धारणा का प्रयोग किया जा सकता है, कैलकुलेशन कर सकते हैं, और एक परसेप्शन हम बना सकते हैं। परसेप्शन बनाने के लिए क्या, अब देखिए जैसे ये है, हमने अनुमान लगा लिया माई मदर मस्ट बी इन किचन। अब देखिए हमने अनुमान क्या लगाया, माई मदर मस्ट बी इन किचन, मेरी मदर किचन में होनी चाहिए। अब माई मदर मस्ट बी इन किचन, इसका मतलब हमने अपना अनुमान लगाया। हमें नहीं पता मदर कहाँ है, क्योंकि हम वहाँ है ही नहीं, लेकिन हम अनुमान लगा रहे हैं। हम ये भी कह सकते हैं माई मदर मस्ट बी इन किचन एट प्रेजेंट, या नाउ, इस समय, एट दिस टाइम। तो हम ये भी लगा सकते हैं कि इस टाइम मेरी मदर को, अब देखिए जैसे अब मैं यहाँ हूँ और माई सन एटा है, तो मैं कह सकता हूँ माई सन मस्ट बी ऑन ड्यूटी एट दिस टाइम। अब ये मेरा निष्कर्ष है, मुझे पक्का तो नहीं पता कि इस टाइम मेरा बेटा ड्यूटी पर होना चाहिए। अब ये क्या है, ये केवल निष्कर्ष है, केवल धारणा है, परसेप्शन है, अनुमान है, स्पेकुलेशन हम कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, जबकि हमको कंफर्म कुछ नहीं पता कि वास्तविकता क्या है। तो हम निष्कर्ष पर कैसे पहुंच सकते हैं। अब देखिए जैसे डॉक्टर गुप्ता मस्ट बी ए गुड सर्जन। अब देखिए हमने यहाँ क्या कहा, डॉक्टर गुप्ता मस्ट बी ए गुड सर्जन, डॉक्टर गुप्ता को अच्छा सर्जन होना चाहिए। ये क्या हमारा निष्कर्ष है, हमें नहीं पता वो अच्छा सर्जन है या नहीं है। हमने एक परसेप्शन बना लिया, हमने एक धारणा बना ली, हमने एक निष्कर्ष निकाल लिया, हम एक कंक्लूजन पे पहुंच गए कि मिस्टर गुप्ता अच्छा सर्जन होना चाहिए, क्योंकि हमने लोगों से सुना है ऐसा। तो लोगों से सुन करके हमने एक धारणा, एक निष्कर्ष, एक अनुमान लगा लिया कि मिस्टर गुप्ता अच्छा सर्जन होना। इसी तरीके से मिस्टर शर्मा मस्ट बी ए गुड पोएट। अब देखिए हमने कभी सुना नहीं है और ना ही कभी पोएम पढ़ी है, लेकिन हमने एक दूसरों से सुना है कि वो अच्छी पोएम लिखते हैं। तो हमने क्या निष्कर्ष निकाल लिया, क्या धारणा हमने बना ली, हमने क्या अनुमान लगा लिया कि मिस्टर शर्मा एक अच्छा कवि होना चाहिए। अब पता नहीं हमें, लेकिन एक अनुमान लगाने के लिए, एक परसेप्शन बनाने के लिए, एक धारणा के लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट यूज़ जो है उसका वो किसके लिए, नेसेसिटी के लिए, और दूसरा यूज़ जो निष्कर्ष और अनुमान के लिए। और जो थर्ड यूज़ है इसका, वार्निंग यानी चेतावनी। चेतावनी के लिए, वार्निंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मस्ट का यूज़ करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जैसे यू मस्ट नॉट प्ले विद फायर, यू मस्ट नॉट प्ले विद फायर, तुम्हें आग से नहीं खेलना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हम चेतावनी दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं। तो इसी तरह से हम कह रहे यू मस्ट नॉट टच द वायर, आपको वायर टच नहीं करना चाहिए। हम यहाँ भी क्या कर रहे हैं, उसको चेतावनी दे रहे हैं। इसी तरह से हम यू मस्ट नॉट गो देयर अगेन, क्या हो गया, आपको दोबारा वहाँ नहीं जाना चाहिए। यहाँ भी हम वार्निंग कर रहे हैं। तो वार्निंग करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, मस्ट का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मस्ट के अंदर अधिक तीव्रता होती है, और मस्ट के का प्रयोग जो है हम जहाँ अधिक आवश्यकता होती है वहाँ करते हैं। धारणा निष्कर्ष के लिए करते हैं। मना करने के लिए हम यहाँ कह सकते हैं मना करना,
मना करने के लिए या चेतावनी देने के लिए है। इसमें मना करना भी हम कह सकते हैं, यू मस्ट नॉट प्ले विद फायर, आग से खेलने के लिए मना किया जा रहा। यू मस्ट नॉट टच द वायर, वायर को टच करने के लिए मना किया जा रहा। यू मस्ट नॉट गो देयर अगेन, वहाँ दोबारा जाने के लिए मना किया जा रहा है, या चेतावनी, दोनों बातें हैं, मना भी किया जा रहा है, चेतावनी भी दी जा रही है। तो स्टूडेंट्स इन तीनों सेंस में हम मस्ट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ एक चीज़ जो है आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें इन तीनों कंडीशंस में ओब्लिगेशन की सेंस कम है, नैतिक कर्तव्य का भाव कम है, या तो आवश्यकता ज़्यादा है, या निष्कर्ष या धारणा ज़्यादा है, वार्निंग और अब देखिए इसमें हम यदि चाहें तो हम यूज़ कर सकते हैं कहाँ, ओब्लिगेशन में इसको, लेकिन ओब्लिगेशन में हम इसको तब यूज़ करेंगे जब ओब्लिगेशन की भी अत्यधिक आवश्यकता हो। अत्यधिक आवश्यकता हो तब हम ओब्लिगेशन में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ओब्लिगेशन में हम क्या यूज़ करेंगे, कर्तव्य बोध या कर्तव्य भावना या दायित्व हम कह सकते हैं। कर्तव्य भावना में जैसे यू मस्ट रेस्पेक्ट योर टीचर्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में यही एग्जाम्पल शुड के लिए भी दिया था, लेकिन अब डिफरेंस क्या आ जाएगा, हमने कह दिया कि यू शुड रेस्पेक्ट योर टीचर्स, तो हमने कहा तुम्हें अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। जब हमने कहा यू मस्ट रेस्पेक्ट योर टीचर्स, अब ये हो गया तुम्हें अपने टीचर्स का सम्मान अवश्य करना चाहिए, तुम्हें अपने टीचर का सम्मान अवश्य करना चाहिए। यानी ओब्लिगेशन में भी जब आवश्यकता बढ़ जाती है तो हम मस्ट का यूज़ करते हैं, और सिंपली ओब्लिगेशन के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से मस्ट का प्रयोग हम आवश्यकता के लिए, ज़रूरत के लिए करते हैं। मस्ट का प्रयोग हम निष्कर्ष, धारणा, अनुमान यानी परसेप्शन के लिए करते हैं। तीसरा वार्निंग करने के लिए या फॉरवर्ड करने के लिए, चेतावनी या मना करने के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। और ओब्लिगेशन के लिए भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं जब ओब्लिगेशन में अधिक आवश्यकता का भाव होता है। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपके सामने मस्ट। अब देखिए हम दूसरा देखते हैं ओट टू। ओट टू जो होता है इसका अर्थ भी सेम होता है, जो मस्ट का अर्थ है वही ओट टू का होता है। ओट टू का अर्थ भी क्या होता है, चाहिए होता है, लेकिन इसका मोड जो होता है वो मस्ट से और शुड से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अलग होता है। जिस तरह से आपने मस्ट में देखा आवश्यकता का भाव होता है, आवश्यकता ज़्यादा तीव्रता होती है, ओट टू में उतनी तीव्रता नहीं होती। ओट टू का अर्थ चाहिए होता है। एक तो ये चीज़ देखेंगे कि ओट के साथ टू का प्रयोग अवश्य होता है। ओट खाली कभी अपने आप में यूज़ नहीं होती, ओट के साथ टू बहुत ज़रूरी होता है। अकेला ओट कभी यूज़ नहीं होता, ओट के साथ टू ज़रूर आएगा। दूसरा क्या है ओट का यूज़, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तीनों तरह के सेंटेंसेस में इसका यूज़ किया जाता है। और ओट टू के साथ भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ चीज़ एक और है स्टूडेंट्स, यदि सेंटेंस नेगेटिव होता है तो नोट ओट और टू के बीच में आता है। नोट या नेवर जो भी आएगा वो ओट और टू के बीच में आएगा। या हम ये कहें कि कोई भी एडवर्ब यदि है और इस सेंटेंस में एडवर्ब का यूज़ होता है तो वो ओट और टू दोनों के बीच में आता है। तो स्टूडेंट्स ओट टू का अर्थ चाहिए होता है, फिर इसका यूज़ कहाँ करें हम, इसका यूज़ हम करते हैं ओब्लिगेशन के भाव में। पारिवारिक दायित्व, सामाजिक दायित्व, राष्ट्रीय दायित्व। कोई सा भी दायित्व यदि होता है हमारा तो हम ओट टू का यूज़ हमें करना चाहिए। शुड का यूज़ भी हम कर सकते हैं, लेकिन शुड सजेशन है। मस्ट का प्रयोग हम जब करेंगे जब उसके अंदर बहुत ज़्यादा तीव्रता हो, यानी आवश्यकता ज़्यादा होती है।
वैसे हम ऑब्लिगेशन के लिए किसका यूज़ करते हैं, ought to का यूज़ करते हैं। अब देखिए जैसे स्टूडेंट्स हम कहें you ought to love your younger brother। अब देखिए आपका नैतिक दायित्व बनता है, आपका पारिवारिक दायित्व बनता है you ought to love your younger brother। सामाजिक दायित्व की जब बात आती है तो हम क्या कहेंगे, you ought to respect the rules of the road। तुम्हें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। राष्ट्रीय दायित्व यदि हम कहते हैं we ought to respect our नेशनल फ्लैग। क्या हुआ, हमें अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए। तो दायित्व किसी भी तरह का हो, हमें ought to का प्रयोग करना चाहिए, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो पारिवारिक दायित्व हो, या वो राष्ट्रीय दायित्व हो। इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, नेगेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल देते हैं, और एग्जाम्पल देख करके नेगेटिव सेंटेंसेस में हम देखते हैं। देखिए जैसे ये है, यू ought not to waste your time। अब देखिए आपको क्या बताया जा रहा है, यू ought not। अब यहाँ ध्यान देंगे कि नेगेटिव सेंटेंस में जो नोट आएगा वो ought और to के बीच में आएगा। और इसी तरह से यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट और नोट यदि है तो दोनों ही आ जाएंगे। जैसे ये है, why ought we not to love our मदरलैंड। तो क्या हो गया, ought और to, और इसके बीच में सब्जेक्ट भी आ गया और नोट भी हो गया। वाई ought we not to love our motherland। हमें अपने मातृभूमि से प्यार क्यों नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट और नेगेटिव यदि वो है, नोट भी, दोनों भी ought और to के बीच में आ जाएंगे। यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो नोट या नेवर ought और to के बीच में जाएंगे, और ought के साथ to का प्रयोग अवश्य होगा। और स्टूडेंट्स ऐसी कंडीशन में कई बार क्या होता है कि जब ought यहाँ आता है, to यहाँ आता है, तो we यानी सब्जेक्ट और नोट इसमें आता है, तो कई बार हम to को मिस कर देते हैं। और स्टूडेंट्स जो आपका CBSE बोर्ड में जो 10th क्लास में आता है एडिटिंग, तो उसमें अक्सर इस तरह का पूछा जाता है कि वहाँ ought का यूज़ कर दिया, ought का यूज़ कर दिया ओमिशन में, ought का यूज़ कर दिया और to को मिस कर दिया। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको बताना होता है कि आप ओमिट करके बताइए। ओमिट का मतलब होता ही है कि एक वर्ड बीच में छूट गया। देखिए जैसे ये सेंटेंस है, she ought not abuse her fate। अब यहाँ सेंटेंस है इस तरह से दिया है, तो इस सेंटेंस में वो कहते हैं ओमिट करिए। ओमिट का मतलब होता है कि इस सेंटेंस का एक वर्ड वो छूट गया है, मिस हो गया है। अब उसमें क्या करते हैं, उसमें ये करते हैं बिफोर और वर्ड और आफ्टर। तो CBSE बोर्ड में यानी वो वर्ड कौन सा है, वर्ड हो गया टू जो मिस हुआ है। उसके पहले कौन आया है, उसके पहले आया नोट, उसके बाद में कौन आया एब्यूज,
तो जो वर्ड मिस हुआ है इसका मतलब वर्ड यहाँ से मिस हुआ है, यहाँ से उसके पहले नोट आया है और बाद में अब्यूज़ आया, तो इसको ओमिशन कहते हैं स्टूडेंट्स। तो ओमिशन में अक्सर ओट के साथ का टू ओमिट हो जाता है, ओट के साथ का टू ओमिट हो जाता है। तो आप इस चीज़ का याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को कि ओट के साथ टू का प्रयोग अवश्य किया जाता है। ओट कभी भी बिना टू के यूज़ नहीं किया जाता है। हम यहाँ ये भी कर सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि ओट के साथ इन्फिनेटिव वर्ब यूज़ होती है, क्योंकि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाती है, इन्फिनेटिव हो जाती है। तो हम ये भी कह सकते हैं ओट के साथ इन्फिनेटिव यूज़ होती है, या हम ये कहें कि ओट के साथ टू अवश्य यूज़ होता है। तो ये चीज़ इसी तरह से स्टूडेंट्स, एक इसका जो स्पेशल यूज़ है ओट का, वो क्या है, उसमें पास्ट का ऑब्लिगेशन याद दिलाने के लिए। यदि आपने पास्ट में कोई कर्तव्य की भावना नहीं, कर्तव्य का कोई भाव था आपका, कर्तव्य की आपकी कोई ड्यूटी थी, आपने उसको पूरा नहीं किया, तो उसको याद दिलाने के लिए हम इसका ओट का यूज़ करते हैं। जैसे यू ought to invite, sorry, you ought to have invited him। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ हम क्या करेंगे, ought to के साथ have का प्रयोग होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। यानी पास्ट की यदि किसी कर्तव्य बोध को हम आपको याद दिला रहे हैं जो पास्ट में आपने नहीं किया, जो करना चाहिए था आपको और आपने उसको नहीं किया, तो ऐसी सिचुएशन में हम पास्ट का कोई ओब्लिगेशन यदि आपको स्मरण करा रहे हैं, पास्ट की किसी ओब्लिगेशन की हम आपको याद दिला रहे हैं, तो ought to के साथ have का प्रयोग होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो इस सिचुएशन में ought to have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो स्टूडेंट्स, इसका प्रयोग जो जैसे मैंने आपको बताया ought to का, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वहाँ क्या होता है, स्पॉट एरर एक वो होता है, स्पॉट एरर। तो इसमें क्या होता है, आपको एरर ढूंढनी होती है। सेंटेंस में एरर क्या है, कई बार दो तरह से पूछा जाता है, उसके सेंटेंस के 4 पार्ट कर देते हैं, ए बी सी डी। यदि उसके ए पार्ट में एरर तो आपका आंसर ए, बी में एरर है तो आपका आंसर बी, और सी में एरर है तो आपका आंसर सी। और यदि उसमें कोई एरर नहीं है, सेंटेंस में एरर नहीं है, तो उसका आंसर फिर डी हो जाता है। एक तो इस तरीके से होता है, पूछा जाता है इम्प्रूवमेंट द सेंटेंस। इम्प्रूवमेंट द सेंटेंस में भी 4 ऑप्शन दिए होते हैं कि वो अंडरलाइन वर्ड को, अंडरलाइन पार्ट को इम्प्रूव करने के लिए। अब देखिए, जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये स्पॉट एरर में देखिए इस तरह का एक सेंटेंस है, he said that she ought play victim card। ये हो गया आपका डी। यदि कोई एरर नहीं है तो आपका आंसर ये हो गया। ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका सी। अब ये पूछ रहा है आपसे कि इसके यदि आपके ए पार्ट में एरर है तो आपका आंसर ए हो जाएगा, यदि इसके बी पार्ट में एरर है तो आपका आंसर बी हो जाएगा, यदि इसके सी पार्ट में एरर है तो आपका आंसर सी हो जाएगा, और यदि कहीं एरर नहीं है तो आपका आंसर डी हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखें हम, तो यहाँ देखेंगे हम कि क्या है, यहाँ शी ought to होना चाहिए था, ought के साथ टू अवश्य आता है, तो यहाँ टू नहीं आया, इसलिए यही आपका आंसर है। तो इस तरह से ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कंपटीशन के। और इसी तरह से स्टूडेंट्स, ये कंपटीशन के एग्ज़ाम में किस तरह से भी पूछा जाता है, जिसको हम कहते हैं इम्प्रूवमेंट द सेंटेंस। तो इम्प्रूवमेंट द सेंटेंस में एक अंडरलाइन करके एक पार्ट दे दिया जाता है आपका, और फिर पूछा जाता है कि इस अंडरलाइन पार्ट को आप इसमें से किससे, तो यहाँ शी ought नोट, यहाँ दूसरा शी ought to play, और थर्ड शी ought
फोर्थ में आ सकता है आपका नो इम्प्रूवमेंट। तो अब हमें पता है क्या कि ओट के साथ हमेशा टू का प्रयोग होगा। तो हमारा जो सेंटेंस सेकंड वाले को यदि हम अंडरलाइन के स्थान पर रख दें तो ये हमारा सेंटेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखें तो ये कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टू को छोड़ करके अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन, चाहे वो इम्प्रूवमेंट का हो और चाहे फिर वो ओमिशन का हो, चाहे वो आपका इम्प्रूवमेंट का हो, चाहे आपका स्पोर्ट एरर हो। 10th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका यूज ऑफ मस्ट और ought टू। स्टूडेंट्स यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ आएगी। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा हो सके। अधिक से अधिक स्टूडेंट्स, अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सके, यही मेरा पर्पज़ है वीडियो को बनाने का। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।